Hey guys, welcome back to our channel Psychophilics. In this video, we have interviewed one of the most famous RCI certified clinical psychologists in central India. This video is recorded in Hindi language. You may use the English subtitle for your reference. So आज हमारे समक्ष एक सेंट्रल इंडिया के बहुत ही जाने माने RCI सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिनका 22 इयर्स लंबा एक्सपीरियंस रहा है। इनका योगदान सोसाइटी में ना केवल जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको फाइट करने में मदद करने का रहा है, बल्कि अवेयरनेस क्रिएट करने का भी रहा है नेशनल लेवल पे। इनके लगातार नेशनल लेवल न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, टीवी इंटरव्यूज़ आते हैं एंड पैनल डिस्कशंस आते हैं। आज हम साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ से संबंधित प्रश्नों के जवाब ढूंढने की प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हम चलिए सर के बारे में कुछ जानते हैं। मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इंदौर में 2005 से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। उससे पहले मैं और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ, जिसमें मैं मेंटल हेल्थ की फील्ड में लगातार सक्रिय रहा हूँ। और यहाँ पर ये पहला हमारा एक सेंटर था जो ख़ास तौर पर इंटरेक्टलेस अप्रोच के रूप में हम एक साइकोथेरेपी को हमने यहाँ पर स्थापित किया। सेंटर इंडिया में साइकोथेरेपी और काउंसलिंग को लोगों के प्रति अवेयरनेस, लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति और साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के लिए हमने लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया लोगों में। और जो स्टिग्मा था लोगों के अंदर, उस स्टिग्मा को भी हमने कई हद तक ख़त्म किया है। लोग बहुत खुल के बात कर रहे हैं, लोग हमारे पास बहुत बेझिझक होकर हमारे पास आते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो मैं अपने बारे में बस इतना ही कहूँगा कि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और बहुत ही एक्सपर्टी के साथ यहाँ पर लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी को कोई शारीरिक बीमारी है तो वो आसानी से खुल के बता सकता है अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। बट अगर जहाँ पे किसी को अगर कोई मानसिक तनाव है, कोई मानसिक परेशानी है, तो वो खुल के बता नहीं पाता है। तो जो इंडिया में मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है सर, उस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी रोशनी डालें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको कैसे हटाया जा सकता है। स्टिग्मा सोसाइटी में बहुत समय से रहा है और लोग बहुत संकोच महसूस करते हैं, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हम मानसिक समस्याओं को पागलपन से जोड़ते हैं। और ये पागलपन शब्द जो है बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, और इसको बिल्कुल इसको रेफ़र नहीं करना चाहिए कभी भी हम किसी मेंटल हेल्थ की फील्ड में बात करते हैं। तो हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल ट्रॉमा आता है, कुछ ऐसे ऐसे इवेंट आते हैं उसकी लाइफ में, कुछ इमोशनली वो कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करता है, एंजाइटी डिप्रेशन फील करता है। हर आदमी की लाइफ में कभी ना कभी ये सिचुएशन आती है। कई बार लोग अपने खुद से इस चीज़ से ओवरकम कर जाते हैं समय के साथ, या परिस्थिति बदलने से उनका परिवर्तन आ जाता है। कई बार लोग इससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं और वो किसी भी तरह की हेल्प लेने से भी संकोच करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये शायद किसी तरह की कमजोरी है, किसी तरह की लैकिंग है। तो वो हमेशा उस कमजोरी को छुपाना चाहता है, लोगों से बताना नहीं चाहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ। लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किसी तरह की मेंटल हेल्थ सर्विस लेने गया, किसी प्रोफेशनल के पास गया, तो वो उस वजह से लोग जनरली किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आने में झिझक महसूस करते हैं। ये स्टिग्मा पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि अब ये बहुत कम हुआ है। अब लोग खुलकर आने लगे हैं, लोग अपनी बात कहने लगे, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और लगातार अपनी समस्या के लिए साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन ले रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से साइकोथेरेपी और काउंसलिंग ले रहे हैं। तो अवेयरनेस बढ़ी है, पर अभी भी बहुत करने की ज़रूरत है। अभी स्टिग्मा बहुत अभी सोसाइटी में है, जिस पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। लोगों को और खुल के बात करनी चाहिए, किसी भी तरह का संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे आपको कोई शारीरिक बीमारी होती है, इवन आपको कोई गंभीर शारीरिक बीमारी होती है, अगर आपको कैंसर भी हो जाता है, अगर आपको डायबिटीज़ होती है, आपको कोई हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपका पड़ोसी भी जानता है, वो सारे रिश्तेदार जानते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको कभी कोई तनाव होता है, कभी कोई डिप्रेशन हो जाता है, कभी कोई जॉब में आपको कोई स्ट्रेस आया और उसकी वजह से आप किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, आप उसको किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि आपको लगता है शायद ये कमजोरी है, या मुझे मेंटल डिसऑर्डर के रूप में, कि उसमें मेंटल पेशेंट के रूप में लोग जानेंगे।
तो सबसे पहले तो हमको ये धारणा अपने मन से निकालनी है, जैसे शारीरिक बीमारियों का इलाज होता है ऐसे मानसिक बीमारियों का इलाज होता है। और कई बीमारियां बहुत इनिशियल लेवल पर ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियों में थोड़ा लंबा समय तक हमको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन सभी बीमारियां ट्रीटेबल हैं और सभी पूरी तरह से ठीक की जा सकती हैं। तो अननेसरी हम उसकी वजह से कई बहुत हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे प्रोफेशन में हमको बहुत लॉस उठाना पड़ता है। आप इतने सारे ट्रॉमास से, अपने सारे लॉसेस से बच सकते हैं अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और आकर अपनी बात रखें, अपने किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और अपनी समस्या का समाधान लें। ये इसमें एक बहुत अच्छा एक पहलू है, इसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप पहले तो ये सोचें कि आप अपनी समस्याओं को किसके साथ शेयर करते हैं या आप किसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं, आप अपनी समस्याओं को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं, अपने टीचर्स के साथ में शेयर करते हैं। कई बार आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप डायरी में अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, आप किसी प्लांट से बात करते हैं, आप अपने घर के पेट से बात करते हैं। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इन लोगों में कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आपको लगेगा कि शायद मुझे इनसे उतना मैं खुल के बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये या तो ट्रस्टवर्दी नहीं है या उस चीज़ आज ट्रस्टवर्दी है शायद कल ना रहे, आज आपका दोस्त है कल आपका दोस्त ना रहे। दूसरा, कंडीशनल होते हैं कई बार आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत कंडीशनल होते हैं। अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे डिसअपॉइंट रहते हैं। तो आप बहुत सारी बातें, अपनी कमियां अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते। डायरी कल आज आपके पास है कल वो खो सकती है। ऐसी बहुत सारी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं या किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करते हैं या किसी एनिमल को अपनी इमोशंस बता रहे हैं, किसी पेट को अपने बारे में अपनी भावना शेयर कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट नहीं है। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो ट्रस्टवर्दी होता है, आपकी बातों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, मेंटल हेल्थ फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होता है, अनकंडीशनल होता है। आपको वो सारे कैरेक्टरिस्टिक उसमें मिलेंगे जो एक किसी भी व्यक्ति के साथ जब कोई आप पर्सनल बातें शेयर करते हैं तो आप एक एश्योरेंस चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें उसमें मिलनी चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर आपको कहीं मिलती हैं तो वो किसी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, किसी साइकोलॉजी एक्सपर्ट के पास मिलती है। तो बिल्कुल संकोच महसूस ना करें, आपकी सारी बातों को, आपकी सारी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और आप बहुत खुलकर अपनी समस्याओं को निसंकोच होकर डिस्कस कर सकते हैं, उनका समाधान पा सकते हैं। सही, आपने बहुत ही हेल्पफुल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा पे, एंड इससे हम साथ मिलकर मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को कम कर सकते हैं इंडिया में। एंड अब मैं चाहूँगा कि हम एक दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें कि जो साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस है अर्ली एजुकेशन में, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, वो क्या है। एंड क्या हमें जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से ही साइकोलॉजी के कोर कंसेप्ट सिखाने चाहिए ताकि वो उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको एक प्रोटेक्ट कर पाएँ, एक रेजिलिएंट फैक्टर बन जाए साइकोलॉजी, एंड जिससे वो उनकी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग बनाए रखें थ्रू आउट लाइफ। ना केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए साइकोलॉजी का एक, हम कह सकते हैं योगदान, साइकोलॉजी का जो एक भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यही एक चीज़ है सोसाइटी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी लैकिंग है वो। बच्चा, इवन आप फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल नर्सरी से जब आपका बच्चा एडमिशन के लिए जाता है तो आपको नहीं पता कि आपका बच्चा कितना कंफर्टेबल है, आप इतनी छोटी उम्र में उसको भेज रहे हैं, वो उसके साथ में कोप अप कर पाएगा, उसको एंजाइटी तो नहीं होगी, वो सोशलाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं है, वो उसका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका इंटेलिजेंस क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका साइकोलॉजिकल स्किल्स जो है उसके अंदर पूरी तरह से डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, आपको जानना जरूरी है। क्योंकि बच्चे को अगर आप बहुत छोटी उम्र में आप किसी स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी में, हो सकता है बच्चा मेंटली प्रिपेयर ना हो, वो सेपरेशन एंजाइटी महसूस कर सकता है, वो एंजाइटी में आ सकता है, वो स्ट्रेस में आ सकता है। तो उसको कैसे हमको धीरे धीरे उसके लिए उसको कंफर्टेबल करना है, कैसे उसकी एंजाइटी दूर करना है, कैसे उसको जब बच्चा अगर सोशलाइज नहीं कर रहा है तो पहले उसको घर में अपन सोशलाइजेशन सिखाना, तो कैसे करना है, कैसे उस स्किल्स को डेवलप करना है, ये आपको बहुत इनिशियल लेवल पर काम करना पड़ेगा। जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो सभी बच्चों को एक साथ उनका इंटरव्यू लिया जाता है, एकेडमिक्स जो स्किल्स होते हैं उसके बेस पर उनका सिलेक्शन हो जाता है स्कूल में। साइकोलॉजिकल स्किल्स भी जानना जरूरी है।
हमको उसको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करना जरूरी है कि बच्चा कितना इमोशनल है, कितना क्रिएटिव है, मैथ्स में कितना अच्छा है, दूसरे सब्जेक्ट में राइटिंग में रीडिंग कितना अच्छा है, कोई लर्निंग डिफिकल्टी तो नहीं है, स्लो लर्नर तो नहीं है बच्चा, बच्चा ADHD तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कौन करेगा? फिर बाद में बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, वो स्कूल में सफ़र करते हैं, टीचर भी अवेयर नहीं होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होते हैं, फिर स्कूल से कंप्लेंट्स जाती है, पेरेंट्स उनके अंदर प्रेशर बनाते हैं, जैसे बच्चे कई बार स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो हमको बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हमारी हायर एजुकेशन तक, आगे हम अगर और बात करें, हम करियर काउंसलिंग की बात करें, करियर काउंसलिंग में भी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसके बेस पर वो करियर चूज़ कर, उसके लिए जो करियर सिलेक्शन किया जा रहा है उसके लिए कितना सही है, वो आगे जाके उसमें डिफिकल्टी महसूस तो नहीं करेगा। ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो कहीं कोई अगर देता है प्रॉपर तरीके से तो वो साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स ही देते हैं और इसकी गाइडलाइन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सारे स्कूल इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। कंपलसरी है साइकोलॉजिस्ट स्कूल में रखना, लेकिन सभी जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है उसकी, गवर्नमेंट भी उसके लिए अवेयर हुई है, उसके लिए नॉर्म्स भी आए हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहे हैं। आवश्यकता तो है, हर लेवल पर है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से लेकर जब हमारी डेथ होती है उससे पहले तक हमको साइकोलॉजी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो साइकोलॉजी का योगदान हर आयाम में है, हर डिपार्टमेंट में है, हर लेवल पर है। सर, इंडिया में मेंटल हेल्थ सर्विस को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं कि जैसे कि क्या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माइंड पढ़ सकता है, क्या कोई एक ही सेशन में क्योर हो सकता है, या जो दिक्कत है क्या वो सही में मतलब उनको एक से ज़्यादा सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है क्या वो सही में साइंटिफिक वे में हेल्प कर सकता है हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि सर आप इन जो मिथ्स है या जो डाउट्स है इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें एंड इनको क्लियर करें। बिल्कुल, बहुत सा सवाल है। साइकोलॉजी पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंटिफिक अप्रोच है। हम जब किसी से बात करते हैं तो उससे बात करने का तरीका क्या होता है वो सब साइंटिफिक होता है। हम उससे क्या जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो साइंटिफिक डेटा होता है। हम जो उसके बेस पर जो एक उस क्राइटेरिया में उसको डालते हैं, कोई डायग्नोसिस बनाते हैं, उसका एक साइंटिफिक बेस होता है, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। तो सिर्फ बातचीत से हम उसके मन की बात जान लेंगे ऐसा नहीं है। अगर वो चाहेगा कि हम उसकी बातचीत से जान लें तो हम बिल्कुल जान लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा और वो पूरी तरह से रिजिड है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट कोई जादूगर है जो आप जाएंगे तो वो आपको हिप्नोटाइज कर देगा और आपके मन की सारी बातें जान लेगा और आप ना चाहते उसके सामने सब कुछ बोल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जो बिल्कुल टूटनी चाहिए। आप बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति है। साइकोलॉजिस्ट जैसे कोई डॉक्टर होता है, किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट भी एक एक्सपर्ट है। हाँ, साइकोलॉजिस्ट मदद करता है, ऐसी चीज़ें वो जानता है जो जनरली आम आदमी नहीं जानते हैं या दूसरी फील्ड के जो एक्सपर्ट है वो नहीं जानते हैं। जो मेथड्स होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के, जो थेरेपीज यूज़ की जाती हैं, वो सब पूरी तरह से साइंटिफिक होती है। मैं अब आशा करता हूँ कि जो हमारे ऑडियंस के जो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा पर डाउट होंगे कि हम उसे कैसे हटा सकते हैं, उसके क्या क्या कारण हैं, एंड जो साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस है अर्ली एजुकेशन में वो क्या है, एंड जो बहुत सारे मिथ्स है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेकर वो अब क्लियर हो गए होंगे। सर, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपके प्रेशियस समय के लिए, एंड आपने जो अपनी एक्सपर्टीज से जो जवाब दिए सवालों के, जो हमारे जो डाउट्स है वो मिटाए, उसके लिए आपको दिल से हार्दिक धन्यवाद।